हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया, अपना चैप्टर शुरू किया अल्टरनेटिंग करंट के बारे में और उसका इंट्रोडक्शन देखा। क्या होता है मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, उसको हम कैसे डिराइव करते हैं और उससे रिलेटेड हमने क्या किया, क्वेश्चन किए। अब आगे बढ़ेंगे हम अपने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे फेज डायग्राम के बारे में। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि जब एसी रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर से पास होता है तो कैसे उसमें वोल्टेज का रिलेशनशिप होता है, करंट का रिलेशनशिप होता है, दोनों के बीच का फेज एंगल क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आज हमारा इस वीडियो का रहेगा रेजिस्टेंस के बारे में, कि जब भी हम एक एसी सोर्स को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं तो कैसे वहां पे क्या होता है, चीजें होती है, या कैसे हम बोल सकते हैं जितनी भी पावर जो वहां पे डिसिपेट हो रही है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। ये वाला कौन सा पार्ट है, हमारा सेकंड पार्ट है। और यदि आप चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो एक बार हम अपना देखते हैं कंटेंट कि ये जो चैप्टर है ये 3 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वाला जो पार्ट था हमने क्या कर लिया है, अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट अपना इंट्रोडक्शन टू अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, मीन, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, यही सब चीजों का हमने क्या देखा, डेरिवेशन देखा। अब हम क्या करेंगे, अपना सेकंड मेजर पार्ट शुरू करेंगे एसी सर्किट्स के बारे में, जहां पे हम फेज डायग्राम के बारे में देखेंगे कि फेज डायग्राम क्या होता है। कुछ नहीं, दोनों साइनोसॉइडल वेव है, ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट दोनों, तो वो वेव कैसे चालू हो रही है, कभी ईएमएफ पीछे हो जाएगी, कभी करंट आगे हो जाएगा, यही सब कंडीशन देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है इंडक्टर में, कैपेसिटर में, यही सब। एसी थ्रू रजिस्टर जो मेन हमारा अभी फर्स्ट इस लेक्चर में हम पहले पूरा रजिस्टर के बारे में एनालिसिस करेंगे, फिर इंडक्टर के बारे में देखेंगे जब एक एसी सोर्स को कनेक्ट करें, और कैपेसिटर। इंपीडेंस के बारे में देखेंगे, मतलब ये एक प्रकार का क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है। जब एक सर्किट में एलसीआर तीनों रहते हैं, मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों कनेक्टेड रहते हैं, तो एक प्रकार का उस सर्किट का क्या बताता है, रेजिस्टेंस बताता है। रेजोनेंस, क्यू फैक्टर, एवरेज पावर, वॉटलेस करंट और एलसी ऑसिलेशंस के बारे में सेकंड मेजर टॉपिक में हम देखेंगे। फिर हमारा थर्ड मेजर टॉपिक क्या आ जाएगा, एसी डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हम मेजर टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड वाला क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे फेजर डायग्राम्स के बारे में कि क्या होते हैं फेजर डायग्राम्स। अब ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट कहां से आता है, थोड़ा सा एक और बार आपने पहले पढ़ा होगा 11th में। 11th में जब आप ऑसिलेशंस पढ़ते हैं तो वहां पे आप देखे होंगे कि एक ऑसिलेटिंग मोशन क्या होता है, एक प्रकार का पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन का मतलब जो अपना हर एक ऑसिलेशन एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में करे। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थ सन के अराउंड रोटेट करता है तो वो हर बार रोटेट होने के लिए 1 साल ही लगाता है। ऐसा नहीं है कि वो अगले रोटेशन में क्या करे, टाइम ज्यादा ले ले, 2 साल लगा दे, ऐसा नहीं। तो जब उसका हर एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फिक्स रहता है तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। और जितनी भी वेव्स होती है, साइनोसॉइडल वेव्स होती है, साइनोसॉइडल फंक्शन होते हैं, वो सब क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। और वो हर 2 पाई के बाद अपनी साइकिल क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो इसीलिए वहां पे हम क्या देखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशंस इनको कंसीडर करते हैं हम एक प्रकार से। साइनोसॉइडल वेव, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम साइनोसॉइडल वेव्स पीरियोडिक फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फेज क्या होता है, एक सर्कल, यदि एक पॉइंट एक किसी सेंटर के अबाउट यदि एक पॉइंट क्या करे, रोटेट करे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक एक्सिस में प्रोजेक्ट करके क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन बना सकते हैं किसकी, साइनोसॉइडल फंक्शन की और एक प्रकार के पीरियोडिक फंक्शन की। तो वही चीजों के बारे में हम देखेंगे फेजर डायग्राम के बारे में। तो जैसे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम इक्वेशन बनाते हैं, सेम पूरी चीजें क्या होगी यहीं पे एसी सर्किट में ही होगी, क्योंकि वो भी क्या है, एक साइनोसॉइडल वेव ही है। ठीक है, देखते हैं। द स्टडी ऑफ एसी सर्किट is much simplified if we represent alternating current and EMF as a rotating vector। तो जो भी एसी सर्किट का एनालिसिस होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है यदि हम फेजर डायग्राम्स यूज करें तो। फेजर डायग्राम का मतलब ये है कि हम ईएमएफ और जो उसका करंट है एसी सर्किट का, उसको हम क्या लेंगे, एज अ रोटेटिंग वेक्टर लेंगे। मतलब वो एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, एक सर्कल में एक पॉइंट है और वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और उसको जब भी हम प्रोजेक्ट करेंगे तो वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो इसीलिए हम ऐसा क्या बनाते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं। और इससे हमको एकदम इजीली समझ में आता है कि कौन सा किसका फेज चल रहा है। पहले ईएमएफ शुरू हो गई, करंट बाद में आया, या करंट पीछे चल रहा है, ईएमएफ आगे चल रही, क्या होता है आपको पूरी चीजें समझ में आएगी। तो हम क्या लेंगे, एज अ उसको रोटेटिंग वेक्टर लेंगे। डायग्राम से भी मैं आपको समझाऊंगा, तो बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है। विथ एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, वेक्टर्स मतलब ईएमएफ और करंट के बीच, दोनों एक प्रकार की हम रोटेटिंग वेक्टर मान रहे हैं, उनके बीच का जो एंगल है उसी को हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं।
एंगल का मतलब क्या है कि कौन कितना आगे चल रहा है। यदि दो वेक्टर्स रोटेट कर रहे हैं एक पॉइंट के अबाउट, सेम पॉइंट के अबाउट, तो उनके बीच का एंगल क्या बताएगा, फेज बताएगा कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन पहले रोटेट कर रहा है, कौन बाद में रोटेट कर रहा है, वो चीज बिटवीन दी करंट एंड दी EMF. A diagram representing alternating current and alternating EMF of एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी लगभग सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी, एज रोटेटिंग वेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार का फेजर बोलते हैं। मतलब जो चीज रोटेट कर रही है उसी को फेजर, और दो फेजर यदि एक साथ रोटेट कर रहे हैं तो दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस। डायग्राम से आपको और अच्छे समझ में आएगा। विथ फेज एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड फेजर डायग्राम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम बोलते हैं। कैसे देखते हैं हम, इसको हम क्या करते हैं, डायग्राम से समझते हैं। अब यदि हम इसका डायग्राम बनाए तो कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक तो सर्कल ले लेते हैं। इसी सर्कल में क्या होगी, एक पॉइंट है जो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब इस सर्कल का हम क्या ले लेते हैं, दो ठोक एक्सिस ले लेते हैं। एक हो जाएगा हमारा ये -y और +y, और एक एक्सिस ले लेते हैं हम x एक्सिस, +x और -x, ठीक है। अब यदि हम यहां पे कोई भी एक पॉइंट ले लें, मान लेते हैं यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, और इस पॉइंट को यदि हम प्रोजेक्ट करें, और ये पॉइंट क्या करेगा, किसी भी एंगुलर वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा से, ये पॉइंट रोटेट करेगा इस सर्कल में। तो जब भी इस पॉइंट P को हम कोई भी एक एक्सिस में प्रोजेक्ट करेंगे ना, P डैश, तो ये जो पार्टिकल है ना, इस ओरिजिन के अबाउट क्या करेगा, ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ये जब रोटेट होकर इधर आएगा तो पॉइंट यहां पे रहेगा, तो ये जो पॉइंट P डैश है ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, सेम एज अ वेव फंक्शन ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। तो यही चीज क्या करेंगे, हम यहां पे करेंगे, ठीक है। अब हमने देखा कि जो रोटेटिंग वेक्टर्स हैं वो क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। अब रोटेटिंग वेक्टर्स मतलब हम क्या लेंगे, दो ठोक वेक्टर ले लेते हैं। कैसा, एक ये हो जाएगा हमारा, ये जो इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसको हम बोल देते हैं I0। I0 मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू। कैसे मैक्सिमम वैल्यू, यदि ये रोटेट होके पूरा यहां पे आएगा तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट में आएगा, मतलब सर्कल के एंड में। तो ये एक प्रकार से क्या बता देता है, एम्पलीट्यूड, किसी भी वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, वही क्या बताएगा, एम्पलीट्यूड। ये क्या बता देता है, एम्पलीट्यूड। मतलब ये I0 को रोटेट करके आएंगे, और मान लेते हैं कि ये करंट की वेव है, तो ये क्या बताएगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताएगी I0। ये क्या है, करंट की इक्वेशन है हमारी I। तो I0 क्या बताएगी, मैक्सिमम वैल्यू। अब इसको हम जब भी प्रोजेक्ट करें, एक्स एक्सिस में प्रोजेक्ट करेंगे तो कॉस की इक्वेशन लेंगे, वाई में प्रोजेक्ट करेंगे तो साइन की इक्वेशन लेंगे। अब क्या होता है, हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसको हम साइन की इक्वेशन से बनाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो ओरिजिन से शुरू करते हैं हम उसको, इसलिए ये जो ओरिजिन पॉइंट है यहां से ये वेव शुरू होती है, इसलिए हम जब भी इक्वेशन लिखते हैं इंस्टेंटेनियस करंट की, तो क्या लिखते हैं, I0 sin ओमेगा टी, ऐसे ही लिखते हैं। या EMF की इक्वेशन लिखें, E इंस्टेंटेनियस EMF, किसी भी पल में, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती जा रही है टाइम के साथ, तो हम इसको किसी भी टाइम पे बता सकते हैं कि 10 सेकंड में उसकी वैल्यू क्या होगी, 5 सेकंड में उसकी वैल्यू क्या होगी, इसलिए हम टाइम का फंक्शन इसको लेते हैं। तो E0 sin ओमेगा टी। साइन की क्यों इक्वेशन लेते हैं, क्योंकि कॉस भी एक साइनसोइडल फंक्शन है, मगर साइन की इसलिए लेते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। यदि उसकी वैल्यू हम कोई वैल्यू से शुरू कर दिए, मतलब हम इस वेव को ऊपर से शुरू कर दिए ऐसे, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस की इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट से शुरू हो रहा है। इसका मतलब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है वो इस पॉइंट से शुरू हुआ था, ओरिजिन से ना शुरू होगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा उसके बारे में। अब ये क्या हो गया, एक हमारा रोटेटिंग वेक्टर हुआ, ठीक है। और अच्छे से पूरा फेजर डायग्राम बनाते हैं। एक हो गया हमारा I0, दूसरा हो जाएगा हमारा, एक और रोटेटिंग वेक्टर लेते हैं, ये हो गया आएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू उसकी E0। तो ये जो दोनों चीजें, इन्हीं दोनों चीजों को हम क्या बोलेंगे, एज अ रोटेटिंग वेक्टर। और I0 E0 क्या बताएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। रोटेटिंग वेक्टर ये ओरिजिनली वेक्टर्स नहीं होते हैं, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है, बट जब हम उसको फेज में लेने लग जाते हैं तो उसको रोटेटिंग वेक्टर हम बोलने लग जाते हैं। और ये जो दोनों के बीच का एंगल रहेगा, दोनों के बीच का एंगल है, इसी को हम क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस।
फेज डिफरेंस का मतलब कौन कैसे चालू हुआ। यदि I0 यहां पे रहता और E0 पहले चालू हो जाता तो हम बोलते कि फाई का फेज है। तो एक प्रकार से हम क्या लेते हैं, रोटेटिंग वेक्टर लेते हैं। अब इसको हम कहीं भी प्रोजेक्ट कर दें, जनरली हम वाई एक्सिस में ही प्रोजेक्ट करते हैं क्योंकि हमें साइन की इक्वेशन लिखनी है। तो ये क्या देगी, हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगी ई की, और इसको हम यहां प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये आई की, मतलब ई और आई की वो इक्वेशन देगी। ई इज इक्वल टू क्या, E0 साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन क्या देगी, I0 साइन ओमेगा टी। सेम यदि एक्स डायमीटर में प्रोजेक्ट करते तो वो कॉस की इक्वेशन देता। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फेजर्स बोलते हैं, और इसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। मतलब रोटेटिंग वेक्टर्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, फेजर। और दो फेजर्स के बीच का डिफरेंस ही हमारा क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। और क्लियरली समझ में आएगा जब हम क्या करेंगे, उसको कंडीशन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यही जो चीज हमने देखी, द लेंथ ऑफ द वेक्टर, द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम और पीक वैल्यू। जो भी वेक्टर की लेंथ रहती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मैक्सिमम और पीक वैल्यू, I0 और E0, उस वेक्टर की जो ओवरऑल लेंथ रहेगी। सेम जैसे हम अपने डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो उसकी पूरी लेंथ है, क्योंकि उसको हम यदि यहां पे लेके आएंगे, ऐसे यदि हम अलाइन कर दिए एक्स एक्सिस के साथ, तो वो प्रॉपर सर्कल के एंड पॉइंट में ही आएगी यहां पे, और इधर भी लेके गए तो वो यहीं आएगी। मतलब ये क्या बता रहा है, एक प्रकार से एक वेव का क्या बता रहा है, वो एम्पलीट्यूड बता रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के अबाउट, दोनों तरफ का जो क्या रहता है, लगभग सेम रहता है। ए मतलब क्या, एक प्रकार का एम्पलीट्यूड बता रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, the projection of vector on the fixed axis give the instantaneous value of alternating current। और जब भी हम वेक्टर को किसी भी फिक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्रोजेक्ट करेंगे तो वो क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, उसको प्रोजेक्ट करेंगे कोई भी डायमीटर में, तो उस डायमीटर में जो प्रोजेक्टेड पॉइंट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करेगा। ये कंसेप्ट हम 11th में भी पहले ही पढ़ लेते हैं आने से पहले, 12th में। एंड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, अब यदि हम साइन फॉर्म में लिखे, और जनरली हम साइन फॉर्म में ही यूज करेंगे, कुछ जगह आती है जब वो कंडीशन चेंज करता है तब एक दो क्वेश्चंस में बस हम कॉस लेते हैं, वरना मैक्सिमम हम साइन की इक्वेशन लेते हैं, क्योंकि हम अपनी वेव को जीरो से ही शुरू करते हैं हमेशा, कोई एक एम्पलीट्यूड से शुरू नहीं करते। तो इन साइन फॉर्म I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी एंड E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये इंस्टेंटेनियस ऑल्टरनेटिंग करंट की क्या रहती है, वैल्यू रहती है। एसी करंट की इंस्टेंटेनियस मतलब क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होते जा रही है टाइम के साथ, ऐसे वेव के फॉर्म में। तो हम इसकी वैल्यू कैसे बता सकते हैं, किसी भी टाइम के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं कि 10 सेकंड में क्या, 5 सेकंड में क्या। सेम ऐसा ईएमएफ के लिए भी लागू होगा। इस प्रोजेक्शन इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, जब हम वाई एक्सिस में उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो साइन की इक्वेशन लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, अभी उसको वाई एक्सिस में प्रोजेक्ट किया, ई और आई। अब यदि इसी पॉइंट को हम एक्स एक्सिस में प्रोजेक्ट कर देते तो हम क्या करते, कॉस की इक्वेशन लिखते। और इन कोसाइन फॉर्म, यदि कोसाइन फॉर्म में देखें हम, तो उसको हम x में प्रोजेक्ट करेंगे। I इज इक्वल टू I0 cos ओमेगा टी एंड E इज इक्वल टू E0 cos ओमेगा टी। ये क्या है, एक प्रकार के सिनुसॉइडल फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, जो हर बार 2 पाई के बाद अपनी क्या करेंगे, वेव को रिपीट करेंगे। मतलब अपने ऑसिलेशन को। द प्रोजेक्शन इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस में लेते हैं तो हम कॉस की इक्वेशन लिखते हैं, वाई में साइन की इक्वेशन। मैक्सिमम टाइम हम पूरा यही यूज करेंगे, पूरा मैक्सिमम टाइम। एक आध क्वेश्चन होगा जिसमें हम क्या करेंगे, कॉज यूज करेंगे, क्योंकि वो बोलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू तक का बताओ, तब हम जहां से अपना कर्व शुरू कर रहे हैं उसके कारण हम कॉज लेंगे। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक है। अब यदि हम इसको एक डायग्राम फॉर्म में देखें तो हम डायग्राम फॉर्म में भी देख सकते हैं। देखिए, ये एक प्रकार का रोटेटिंग वेक्टर है, ओमेगा टी हमें क्या बता रहा है, एक प्रकार का ये थीटा बता रहा है, एंगल। ओमेगा टी को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल टू थीटा ही बोल सकते हैं। कैसे, नॉर्मल वाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक नॉर्मल रहता है हमारा फॉर्मूला। अब ये क्या है, कोई चीज सीधा चल रही, ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, उसके लिए यदि कोई चीज रोटेट कर रही है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। डिस्टेंस कैसे बताएगा, वो थीटा के फॉर्म में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, और टाइम क्या हो जाएगा, टी। तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। तो यही क्या बताता है, एक प्रकार से बस एंगल बताता है। वेक्टर की लेंथ उसकी मैक्सिमम वैल्यू शो करेगी, ओमेगा मतलब वो जिस जगह ये पॉइंट किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। वाई एक्सिस में प्रोजेक्ट किए तो I0 साइन ओमेगा टी, एक्स एक्सिस में प्रोजेक्ट किए तो I0 कॉस ओमेगा टी। तो एक्स और वाई का ही बस खेल रहता है प्रोजेक्शन का, और ये जो लाइन रहेगी ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही देगा। हर बार इसको जब भी किसी पॉइंट के पास हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, अलग अलग होती जाएगी, एज कंपेयर टू जैसे से वो रोटेट करते जाएगा। ठीक है,
तो ये हुआ हमारा किसके बारे में, फेजर के बारे में। अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आगे हम इसको जब कंडीशन में अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स के बारे में। तीन ही लेंगे हम जनरली, रजिस्टर, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में। इन दिस सेक्शन वी विल डिराइव वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप। वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप ही मेन यहां पे हम डिराइव करेंगे कि वोल्टेज या ईएमएफ की इक्वेशन, दोनों सेम चीज है, वोल्टेज और ईएमएफ, उसकी इक्वेशन क्या है और करंट की इक्वेशन क्या है रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर में, फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज कंबाइंड सर्किट एलिमेंट्स। एक एक को तो लगा के हम देखेंगे, साथ ही साथ कंबाइन भी देखेंगे कि दो यूज करें तो क्या होता है। जनरली हम एक ही वाला देखते हैं और कंबाइन देखते हैं, क्योंकि फिर समझ में आने लग जाता है कि जब एक सर्किट में हम रेजिस्टेंस इंडक्टर दोनों यूज करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कैपेसिटर यूज करेंगे तो क्या होगा, वो आसानी से समझ में आने लग जाता है। कैरिंग ए साइनसोइडल करंट। साइनसोइडल करंट मतलब जो करंट हम ऑल्टरनेटिंग करंट हम यूज करेंगे, जो ऐसा क्या करेगा, वेव बनाएगा अपनी, एक मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, वो ऑसिलेट करेगा। हियर वी विल ओनली कंसीडर रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, क्योंकि बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो सकती है, हम जनरली रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर यूज करेंगे। तो आज का मेन हमारा लेक्चर रहेगा रजिस्टर के ऊपर। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, एसी थ्रू रजिस्टर। जब एसी करंट हम क्या करेंगे, किसी रेजिस्टेंस से पास करेंगे, एसी रजिस्टर। ठीक है, अब क्या ले लेते हैं, एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं हम अपना, ये हो गया एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या है R। इसको हम क्या करते हैं, एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। ये एसी सोर्स का सिंबल कैसा रहता है, ऐसा, एक प्रकार के ऑसिलेटिंग का, मतलब वो एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार के ऐसे ये जो वेव बन रही है ऑल्टरनेटिंग करंट की, उसी का एक वो सिंबल है। कैसे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो एसी सोर्स से इसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस को, एसी सोर्स जिसकी ईएमएफ क्या है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ये जो E है ये क्या है, एक इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है उसकी, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस मतलब हम मान रहे हैं कि जो एक सेकंड में एसी क्या करेगा, जो भी इसको अपनी जो ईएमएफ देगा उसको ले रहे हैं। क्यों ऐसा, हम एक सेकंड का क्यों मान रहे हैं, किसी भी एक पल में मान रहे हैं, ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हर टाइम के साथ इसकी क्या होगी, वैल्यू चेंज होते रहेगी। मतलब जीरो से शुरू होगी, बढ़ेगी, मैक्स वैल्यू पहुंचेगी, फिर जीरो हो जाएगी, फिर नेगेटिव में बढ़ेगी, जैसे एक साइनसोइडल फंक्शन बिहेव करता है। तो हम क्या ले रहे हैं, किसी भी एक पल की वैल्यू ले रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, और उस पल की वैल्यू हमें कैसे पता चल सकती है, साइन ओमेगा टी से। जो भी टाइम की हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे उस टाइम की हमें क्या पता चल जाएगी, ईएमएफ यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम डिराइव करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें हम ईएमएफ की, शॉर्ट फॉर्म में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ, और एक प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात कर रहे हैं, ऐसी ईएमएफ जो ऑल्टरनेट हो रही है। तो वो सेम इक्वेशन क्या होगी हमारी, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ क्या करेगी, एसी सोर्स इसमें लगाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि यही जो E है वो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब भी हम कोई करंट सप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, रेजिस्टेंस में ड्रॉप होता है। ठीक है, तो देखते हैं, लेट इसी पल में किसी भी एक इंस्टेंट में हम बात कर रहे हैं, लेट E बी द पोटेंशियल ड्रॉप E be the potential drop across जो भी रेजिस्टेंस है R। ठीक है, तो अब अपनी हम इक्वेशन देखें, कौन सी वाली, ओम्स लॉ की याद करें कि ओम्स लॉ की इक्वेशन क्या होती है, तो V इज इक्वल टू IR। V क्या है, वोल्टेज, मगर यहां पे हम वोल्टेज को कैसे शो कर रहे हैं, ईएमएफ से शो कर रहे हैं। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, हमारी इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू IR। ये क्या है, एक प्रकार से ओम्स लॉ ही है, बस हमने वोल्टेज को ईएमएफ के फॉर्म में लिखा है, जिसका दोनों का मतलब क्या है, लगभग सेम। ठीक है, अब यहां से देखें तो दोनों तरफ क्या है, E हो रहा है, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और वर्ड्स में लिखें तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम,
इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मतलब जो एक पल में जो भी एसी करंट वहां पे क्या भेज रहा है, अपनी वोल्टेज भेज रहा है, ईएमएफ भेज रहा है, वो किसके बराबर होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। जो भी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होगी वही वैल्यू होगी जितना पोटेंशियल क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, ड्रॉप होगा। सेम यही दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जो हम इक्वेशन यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं हम अपनी इक्वेशन, आई आर इक्वल टू ई था, ई इज इक्वल टू आई आर, और यही ई किसके बराबर है, ई जीरो साइन ओमेगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आर को दे देते हैं इनके नीचे, तो कैसे लिख सकते हैं, जो करंट होगा आई वो क्या हो जाएगा, आर को दोनों को नीचे दे देते हैं, तो ई बाई आर भी लिख सकते हैं। ये ई क्या है कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बता रहे हैं, किसी भी पल की ऑल्टरनेटिंग करंट की, और ये आर क्या होगा, इसके नीचे भी आएगा, सब बराबर है। तो यहां पे कैसे लिख सकते हैं, ई जीरो साइन ओमेगा टी बाई आर। तो ये क्या आ गई, हमारी आई की इक्वेशन आ गई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अलग तरीके से ये दोनों को लिखते हैं। तो आई इज इक्वल टू ई जीरो बाई आर साइन ओमेगा टी। कोई भी फर्क आया साइन में तो हमें समझ में आएगा कि फेज का डिफरेंस हो रहा है। अभी क्या है, यहां पे कोई भी फर्क हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से अब हम क्या लिख सकते हैं, अब ये ई जीरो बाई आर की जो वैल्यू है, इसको हम देखें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से ओम्स लॉ से कंपेयर करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई जीरो लिख सकते हैं। तो कैसे हो जाएगी हमारी इक्वेशन, आई इज इक्वल टू आई जीरो, ये ई जीरो बाई आर ही वैल्यू साइन ओमेगा टी। ऐसा हम कैसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको ओम्स लॉ से कंपेयर कर रहे हैं। आई जीरो इक्वल टू ई जीरो बाई आर, कंपेयरिंग विद ओम्स लॉ। बिल्कुल लिख सकते हैं हम, क्या V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो कैसी भी मैक्सिमम वैल्यू के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, वो रिलेशन बना सकते हैं। तो हमारी करंट की इक्वेशन क्या आ गई, I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। ये क्या आ गई, करंट की इक्वेशन। और ये क्या है, हमारी ईएमएफ की इक्वेशन तो ऑलरेडी हमें पता ही है, जो हम यूज कर रहे हैं, जो क्या है, E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ की इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट दोनों का फेज क्या है, साइन ओमेगा टी है लगभग। मतलब दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। यदि इसके एंगल में कोई भी चेंजेस आता तो फेज डिफरेंस होता। दोनों इक्वेशन देख सकते हैं, ये वाली टर्म साइन ओमेगा टी क्या है, दोनों में सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई ऑल्टरनेटिंग करंट किसी रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो होगा तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों सेम फॉर्म में ही चलेगा। मतलब जो वेव है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट की, वो सेम ही रहेगी, उनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं रहेगा। इसका मतलब कोई भी पहले नहीं आएगी, कोई भी ज्यादा नहीं आएगी, कोई भी लैग नहीं करेगा, कोई भी अहेड नहीं जाएगा। कैसे इसको देख सकते हैं, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यदि स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें तो रजिस्टर वर्क्स इक्वली वेल फॉर both AC and DC वोल्टेज। मतलब एक रजिस्टर है वो क्या करता है, सेम बिहेव करता है एसी और डीसी वोल्टेज से। सेकेंड पॉइंट देखें तो यहां पे हम बोल सकते हैं देयर इज जीरो फेज डिफरेंस। क्या है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है दोनों। अभी हम फेजर डायग्राम देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। मतलब दोनों का वेव जो है, करंट और ईएमएफ की वेव एकदम साथ में चल रही, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। किसके बीच में, किन दोनों की चीज के बीच में, इंस्टेंटेनियस, शॉर्ट फॉर्म में लिखें ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड
इंस्टेंटेनियस शॉर्ट फॉर्म में करंट, मतलब क्या बोल सकते हैं हम यहां पे, क्या है, जीरो फेज डिफरेंस, जीरो फेज डिफरेंस। किसमें, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट के बीच में, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले या नॉर्मल वैल्यू ले, ठीक है। अब इसी चीज को हम क्या देखते हैं, फेजर डायग्राम में देखते हैं और वेव फॉर्म में देखते हैं कि वेव फॉर्म में हम इस डायग्राम को क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो वेव फॉर्म में ले, तो ये हो गया वेव फॉर्म में, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल, ओमेगा टी बोले या थीटा बोले, दोनों क्या हो जाएगी, लगभग सेम चीज हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग पहले ईएमएफ को प्लॉट करते हैं, एक साइनसॉइडल फंक्शन है तो वैसा ही वेव बनाएगा। तो ये हुई हमारी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, जो क्या कर रही है, वेरी कर रही है, 0 से पाई, वैल्यू क्या कैसे चेंज कर रही है अपनी, ये 0 से शुरू हुई, 0 से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि साइन की वेव है, ठीक है। आधा बीच में 2 पाई बाय 2 रहेगा, ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा हमारा पाई, और ये डिस्टेंस कितना रहेगा हमारा 2 पाई, और 2 पाई के बाद हम जानते हैं कि फिर से वो एक वैसी वेव क्या करेगा, रिपीट करेगा। ये किसकी इक्वेशन है हमारी, किसकी वेव है ये, ईएमएफ की, और जो ऊपर की वैल्यू है वो वैल्यू क्या देगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब एक वेव जो अपने, ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं ये जो वेव है इसका एक प्रकार का क्या, एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब देखते हैं हम करंट, यहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा वर्क करेगा, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम रहेगी ईएमएफ के मुकाबले, वेव दोनों की सेम रहेगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी दोनों की, मगर एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि करंट क्या होगा, ड्रॉप होगा वहां पे रेजिस्टेंस में। तो करंट की वेव कैसे बनेगी, दोनों का फेज भी सेम है, तो दोनों सेम जगह से ही शुरू होंगे और ऐसे एंड होंगे। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या बता दी है हमें, ऑल्टरनेटिंग करंट की बता रही है, और ये क्या है, उसकी मैक्स वैल्यू I0। दोनों वेव एकदम सही चल रही है, ये भी अपने पाई में आधी वेव कंप्लीट कर रही है, 2 पाई में उसका करंट भी क्या कर रहा है, पूरा अपना कंप्लीट कर ले रहा है, बस उसकी वैल्यू थोड़ी सी इससे कम रहेगी, क्योंकि वो हल्का सा ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस में, थोड़ा सा करंट वो क्या करेगा, यूज करेगा वहां पे। और इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, यहां पे हम एक फेज लिख सकते हैं, ओमेगा टी 1। इसका मतलब यदि यहां से ना शुरू करके इस कर्व को हम यहां से शुरू करते तो ओमेगा टी 1 से ही हम क्या करते, शुरू करते, और दोनों की वेव क्या रहती, सेम ही रहती। तो यहां पे हम बोल सकते हैं क्या है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं, और दिख भी रहा है दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है बढ़िया तरीके से, यहां से भी देखें तो दोनों सेम वैल्यूज चालू हो रहा है, 0 से भी आप देख सकते हैं, तो दोनों की वेव जो है वो क्या कर रही है, एकदम सेम जगह से क्या कर रही है, स्टार्ट कर रही है, ठीक है। अब यदि इसको, ये तो वेव हो गया, अब यदि फेज डायग्राम में देखें, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। अब इसी चीज को हम फेजर डायग्राम में कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम। एक वैल्यू क्या रहेगी एक्सिस में, ई और आई की, ये हो गई हमारी ई और आई दोनों की वैल्यू रहेगी यहां पे, ठीक है। अब प्लॉट करते हैं, तो ये हुई हमारी जो वेक्टर की लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गई E0 की वैल्यू, और इसी बीच में क्या आएगा, हमारा I0 भी आएगा, ये हो गई हमारी I0 की वैल्यू। प्रोजेक्ट करेंगे इसको, ये प्रोजेक्शन उसका, और ये E का प्रोजेक्शन। क्यों दोनों एक ही लाइन में, दोनों रोटेटिंग वेक्टर्स हम एक ही लाइन में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच का जो फेज है वो क्या है, सेम है, क्या बोल सकते हैं, ओमेगा टी 1। ऐसा ओमेगा टी 1 क्यों बोल रहे हैं, कि ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा इस सेंटर के अबाउट, ओ के अबाउट, 0 के अबाउट, यहां से क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये जो रोटेशन है हम यहीं से शुरू कर रहे हैं इसका मतलब हम इस वेव को क्या कर रहे हैं, यहां से देखना चालू कर रहे हैं, यहां से ना देख के यहां से देख रहे हैं, इसलिए वो ओमेगा टी 1 वहां पे क्या दे दिया, एक एंगल दे दिया। इसका मतलब ये जो फ्लो होना चालू हो रहा है वो ओमेगा टी 1 से दोनों रोटेट होने चालू होंगे ऐसे अबाउट। अब इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे, कहां पे प्रोजेक्ट करना है, हमें वाई एक्सिस में प्रोजेक्ट करना है, एक्स एक्सिस में नहीं, एक्स में करेंगे तो कॉस की इक्वेशन मिलेगी, यहां पे क्या है, 0 से ही शुरू हो रहा है वो, और हर जगह 0 से ही शुरू होगा तो साइन की इक्वेशन लेंगे। तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू या हम बोले उसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ओ से लेके
ये जो डिस्टेंस है या ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस क्या देगा हमें, इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन देगा उस जगह में, मतलब जब ये वैल्यू रहेगी। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, I0 साइन ओमेगा टी, मतलब ये I वैल्यू दे रहा है यहां, जिसकी वैल्यू क्या होगी, I इक्वल टू क्या होगा, I0 साइन ओमेगा टी। और सेम ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस देखें हम, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब इसको प्रोजेक्ट कर दिए तो जीरो से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, E0 साइन ओमेगा टी। और एक प्रकार से क्या शो कर रहा है यहां पे, E शो कर रहा है, उस इंस्टेंट में उसकी वैल्यू शो कर रहा है, E0 साइन ओमेगा टी। तो ऐसे जब भी हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो वो उसी पल में, उस पल में उसकी करंट की वैल्यू क्या है, उस पल में उसकी ईएमएफ की वैल्यू क्या है वो दे देगा। ठीक है, अब इसको कैसा रोटेट कर रहे हैं हम, ये जो नीचे वाली लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रिफरेंस। क्यों इसको हॉरिजॉन्टल रिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं कि यहीं से रोटेट होना क्या हो रहा है, चालू हो रहा है। तो ओमेगा टी को हम कैसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं एरो से, मतलब ये दोनों कैसा रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। यहां पे जो ओमेगा है वो एक तो कांस्टेंट तो है ही, और वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम आगे में फेज डिफरेंस आएगा तो हम बोलते हैं कि इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री पीछे कर दिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आगे कर दिए, इसलिए तो ये ऐसा रोटेट कर रहे हैं। तो वही क्या बता रहा है, एक प्रकार से रोटेशन बता रहा है इस जगह का, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एक सर्कुलर मोशन जैसा भी क्या कर सकते हैं, बिहेव करवा सकते हैं, या एक साइन वेव को। ठीक है, तो ये हो गया उसका फेजर डायग्राम। आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़े कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। जैसा एनसीईआरटी बुक्स में आप देखेंगे, अब जो आपकी टेक्स्ट बुक रहती है उसमें क्या होगा, उसमें वो नोटेशन थोड़ा यूज है। देखिए हम क्या लिखी, पहले ईएमएफ देखते हैं। ईएमएफ की इक्वेशन हमने लिखी है ई, जो क्या बताएगी, किसी भी पल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्या है, ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ E0 साइन ओमेगा टी। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी वैल्यू हमेशा मैग्नीट्यूड और वैल्यू अपनी चेंज कर रहा है टाइम के साथ। हमें किसी भी पल उसकी वैल्यू जाननी है कि अभी उसकी वैल्यू क्या है बताओ, इसी सेकंड में। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, यदि उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है तो हम बता सकते हैं कि 4 सेकंड में उसकी वैल्यू क्या होगी, 5 सेकंड में उसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी। ठीक, ऐसा हम क्या करते हैं, ऐसा हम डिनोट कर रहे हैं। यदि आप बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी हल्का सा अलग डिनोट करता है, मगर मतलब वही होता है। कैसे, एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो वो कैसे डिनोट करता है, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। हम ईएमएफ के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, वो क्या करता है, वोल्टेज के फॉर्म में डिनोट करता है। कोई टेंशन नहीं, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ईएमएफ का मतलब वोल्टेज ही तो है एक प्रकार से, तो ये V क्या है, यहां पे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बोले, एक प्रकार का क्या, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये दोनों इक्वेशन से हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमने मैक्सिमम वैल्यू को E0 से डिनोट किया है। एनसीईआरटी बुक क्या करती है, मैक्सिमम वैल्यू को M से डिनोट करती है, VM। बट हम M से डिनोट नहीं करते, क्यों, क्योंकि हम M यदि कहीं पे आ गया तो उसका मतलब हम कौन सी वैल्यू ले लेते हैं, वो उसकी एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू बोलते हैं हम, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या करंट। और एनसीईआरटी बुक क्या करती है, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू को कहीं यूज ही नहीं करती, वो पूरा आरएमएस वैल्यू पे ही चलती है। और ना ही आप बुक में देखेंगे तो आपको एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू का डेरिवेशन दिखेगा। तो बट हमने तो वो चीज पढ़ ली है ऑलरेडी पहले लेक्चर में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम ये चीज क्यों नहीं यूज करते, क्यों हम M वाला नोटेशन क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि हमारा जो IM होता है और EM होता है, इसका मतलब हमारे केस में क्या हो जाएगा, जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये हो जाएगा, क्या है ये, एवरेज और मीन वैल्यू है, इसका मतलब ऑफ ऑल्टरनेटिंग, ठीक है, EMF एंड करंट की। ठीक है, तो ये नोटेशन का ध्यान रखें। अब ये चीज आप समझ लेते हैं तो आप कोई भी बुक से पढ़े तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, सब चीजें एकदम सेम है। ठीक है, और देखते हैं एक और इक्वेशन। और यहां पे एनसीईआरटी के हिसाब से जो VM है, इसका मतलब वो क्या बता रहा है, जो VM है इसका मतलब वो क्या बता रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल, ऑसिलेटिंग पोटेंशियल के बारे में बता रहा है। मैक्सिमम ऑसिलेटिंग पोटेंशियल मतलब E0 के ही बराबर है, जो हम E0 डिनोट कर रहे हैं वही BM ही बोलता है वो एनसीईआरटी, सही तरीके से बोला जाए।
ये क्या है, एक प्रकार की मैक्स वैल्यू ही है, या उसका हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब सिंपल जो वेव है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस मीन पोजीशन के अबाउट ए, मैक्स वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ, और वो क्या बोल सकता है, ऑसिलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ऑसिलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ऑसिलेटिंग क्योंकि ऑसिलेटिंग वेव है, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ ही है, तो बिल्कुल कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारी जो करंट की इक्वेशन है, जो एकदम प्रॉपर हम लिख रहे हैं, उसको हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब एनसीईआरटी क्या करता है, मैक्स वैल्यू I0 को वो IM से डिनोट कर रहा है, हम तो IM को मीन वैल्यू से डिनोट करेंगे क्योंकि वो एकदम प्रॉपर तरीका है। तो एनसीईआरटी में देखेंगे, एनसीईआरटी में आपको करंट की इक्वेशन कैसे दिखेगी, ऐसे I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। कोई टेंशन नहीं ले रहे, मतलब आपको समझ में आना चाहिए। I0 और एनसीईआरटी IM क्या बोल रही है, वो मैक्सिमम वैल्यू ही बोल रही है एक प्रकार से। हमने तो मैक्सिमम वैल्यू I0 से डिनोट किया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ लगाई, और ओम्स लॉ के बाद एक और इक्वेशन हमने डिराइव करी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की, जो क्या थी, I0 इक्वल टू E0 बाई R। ये हमने इक्वेशन बनाई। एनसीईआरटी में आप इसी इक्वेशन को देखेंगे तो वो क्या देगी, मैक्सिमम वैल्यू को वो IM से डिनोट करता है, तो एनसीईआरटी की इक्वेशन आपको क्या दिखेगी, IM इक्वल टू, और वो तो पोटेंशियल को V से डिनोट कर रहा है, तो VM बाई R। तो आप बुक में देखेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज ना है, सारी चीजों का वैल्यू क्या है, बस आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या यहां पे मीनिंग क्या हो रही है चीजों की। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये तो बेसिक था, हमने समझा कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट एक रेजिस्टर से पास होता है तो कैसे कंडीशन आती है, करंट की इक्वेशन क्या होगी, साइन की इक्वेशन क्या होगी, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होता है, यही क्या है इंपॉर्टेंट चीज। अब देखते हैं कि यहां पे हम पावर कैसे निकालेंगे, कि कितना पावर वहां पे हो रहा है, मतलब जो भी पावर कंज्यूम कर रही है रेजिस्टेंस, उस पावर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, देखते हैं, आगे देखते हैं, एक स्टेटमेंट देखते हैं। We see that the applied voltage, मतलब जो भी हम EMF अप्लाइड कर रहे हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस, the current varies sinusoidally and corresponding positive and negative values during each cycle। एक करंट जो है वो साइनसॉइडली वेरी तो कर ही रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होगी एक आधे हाफ में, और आधे हाफ में क्या होगी, नेगेटिव भी होगी। ये करंट की वैल्यू है तो आधे हाफ में पॉजिटिव, आधे हाफ में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे करंट की वैल्यू तो चेंज होते रहेगी। ठीक है, thus the sum of instantaneous current values over one complete cycle is 0। अब यहां पे हम क्या करें, इंस्टेंटेनियस सारी वैल्यूज का सम करें, या एक प्रकार से हम बोल सकते हैं एवरेज वैल्यू निकालें पूरे साइकिल की, एक साइकिल मतलब कि इतना पोर्शन की, दिख रहा है, ओके। सिर्फ एक साइकिल की यदि हम एवरेज वैल्यू निकालें तो वो तो 0 आएगी, ऑब्वियस सी बात है, जितना पॉजिटिव पोर्शन में उतना नेगेटिव पोर्शन में ही है। और यही चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी, एवरेज वैल्यू हम क्या करते हैं, किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट की निकालते हैं तो पूरे साइकिल की नहीं निकालते क्योंकि वो 0 हो जाएगी। हम एवरेज वैल्यू क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू का आधे साइकिल की निकालते हैं, तभी हमारा जो एक्सप्रेशन आता है 6 पॉइंट कुछ करके मैक्सिमम वैल्यू का, तो हम आधे साइकिल की निकालते हैं। पूरे साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो तो 0 आएगी, सही बात है। एंड एवरेज करंट इज 0, और जो एवरेज करंट भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पास हो रहा है एक कंप्लीट साइकिल, मतलब T इज इक्वल टू क्या, 2 पाई तक, वो भी क्या है, एवरेज करंट भी तो 0 पास हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पे ऐसा कोई सोच सकता है कि जब एक ऑल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, फ्लो करेगा, तो जब एवरेज करंट 0 है तो इसका मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा या कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होगा। ये चीज कोई सोच सकता है कि करंट पॉजिटिव भी हो रहा है नेगेटिव भी हो रहा है, कोई भी पावर कंजम्पशन होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। द fact that average current is 0 however does not mean that average power consumption is 0। तो जब एवरेज करंट 0 है और एक एसी सोर्स का रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एवरेज जो पावर कंज्यूम हो रही है वो 0 होगी। कैसे हम देखेंगे, समझ में आएगा हमें। एंड दैट देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब हम बोल रहे हैं कि एवरेज पावर कंज्यूम 0 है तो कोई भी एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, ऐसा होगा क्या, बट ऐसा नहीं होगा। क्या होगी, पावर कंज्यूम होगी। एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी हम एसी को फ्लो कराएंगे तो पावर कंजप्शन होगा, भले एवरेज करंट 0 है एक पूरे साइकिल में। कैसे, हम ये चीज के बारे में देखते हैं। इसके लिए हमें कंसेप्ट याद करना पड़ेगा जूल्स हीट लॉस का। जो जूल्स हीट लॉस का मतलब जो जूल हीट लॉस हम निकालते हैं वो क्या होता है, इसकी इक्वेशन I² R होती है, देखते हैं। ठीक है,
तो हम क्या कर रहे हैं, पावर निकाल रहे हैं एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस की, कितना पावर वहां पे कंज्यूम होगा एक एसी सोर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जूल्स हीटिंग। जूल्स हीटिंग मतलब पावर लॉस्ट इन हीट, पावर लॉस्ट इन हीट, और सबस्क्रिप्ट में जे मतलब जो जूल हीट का लॉस हो रहा है, और उसकी इक्वेशन क्या आती है हमारी, I² R आती है। तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि I की वैल्यू भले पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, कोई भी उसकी वैल्यू रहे, स्क्वायर करेंगे उस वैल्यू का तो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। इसका मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट वहां पे नेगेटिव फ्लो हो या उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई टेंशन नहीं, उस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाएगी। इसका मतलब जूल हीट लॉस वहां पे होगा, बिल्कुल होगा। तो बोल सकते हैं हम यहां पे कि जो भी हीटिंग इफेक्ट मिलेगा हमें एक रेजिस्टेंस में, जो भी हीट हमारी लॉस होगी, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होगी, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो जो एनर्जी डिसिपेट होगी वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन I² पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन I। मतलब I की वैल्यू भले पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, उसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो ही जाएगी। एक नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करें तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो हो जाता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, सो I² इज ऑलवेज पॉजिटिव। I² की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वेदर I is पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की, आधा भाग तो करंट का नेगेटिव हिस्से में ही फ्लो करेगा, तो वो जो नेगेटिव भी थी उसकी वैल्यू हुई, तो I² की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब जूल हीट लॉस होगा ही, एसी सोर्स को हम एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होगी, भले एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की क्या हो जा रही है, एक साइकिल के लिए 0 हो जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के बारे में, कि कितनी इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी वहां पे डिसिपेट होगी। इंस्टेंटेनियस क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हर पल उसकी वैल्यू चेंज होगी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट की, तो हमें पावर भी क्या करनी पड़ेगी, इंस्टेंट की निकालनी पड़ेगी, मतलब एक इंस्टेंटेनियस पावर हमें निकालनी पड़ेगी कि क्या होगी। ठीक है, देखते हैं अब यहां पे इंस्टेंटेनियस पावर ठीक है, स्पेलिंग ठीक से लिख देते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर dissipated in रजिस्टर। ये कंसेप्ट क्या रहता है, एनसीईआरटी का रहता है, और ये कंसेप्ट अच्छा है, मैक्सिमम लोग इसको क्या करते हैं, मिस कर देते हैं, और बहुत सारी बुक में आप देखेंगे। तो वो क्या होगी, जितनी भी पावर डिसिपेट हो रही है वो क्या होगी, P इज इक्वल टू I² R। यही क्या होगी, इतनी पावर डिसिपेट होगी जो जूल हीट के अकॉर्डिंग हम देखें तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब I की हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस पावर निकाल रहे हैं, तो I की हमें क्या करनी पड़ेगी, R तो सेम रहेगा कांस्टेंट रेजिस्टेंस, I की हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या होगी, I0 sin ओमेगा t, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, I0 sin ओमेगा t का होल स्क्वायर R। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I0 का स्क्वायर, R को अलग ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या बन जाएगी हमारी इंस्टेंटेनियस पावर की इक्वेशन, कि किसी भी पल में टाइम की वैल्यू हम डालें वहां पे, कोई भी टाइम पे, तो उस टाइम पे कितनी पावर वहां पे डिसिपेट हो रही है रेजिस्टेंस में, वो चीज हमें पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम, जब हमें अब यहां पे क्या है, हमें एक पल की वैल्यू मिल रही है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल रही है, कि हमें टाइम डालना पड़ेगा कि 10 सेकंड में कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, 20 सेकंड में कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, क्योंकि इक्वेशन की मदद से हम क्या करते हैं, एवरेज पावर कंजप्शन निकाल लेते हैं, कि एक साइकिल में कितनी एवरेज पावर कंज्यूम होगी एसी करंट में, और उसके लिए हमें क्या क्या वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है, हमें क्या चाहिए कि ओरिजिनली चाहिए कि कितनी पावर डिसिपेट हो रही है वहां पे, तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर की एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो
एवरेज पावर निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस ऑल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमें बस पता रही तो हम बता देंगे कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, या उसकी आरएमएस वैल्यू पता रही तो हम बता देंगे कि रेजिस्टेंस में कितनी पावर डिसिपेट हो रही है। वही चीज हम क्या करेंगे यहां पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं द एवरेज पावर। एवरेज पावर को हम कैसे डिनोट करेंगे? P डैश से, P के ऊपर बार लगा के, ओवर ए साइकिल। एक साइकिल में कितनी एवरेज पावर कंज्यूम्ड हो रही है, P के ऊपर बार। ऐसा हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, कैसे लिखेंगे इसकी इक्वेशन? P के ऊपर बार मतलब एवरेज पावर एक साइकिल में कितनी कंज्यूम हो रही है, इक्वल टू, अब यहां पे हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए एक साइन लगाएंगे। किसी भी वैल्यू का एवरेज निकालना है तो उसको एक ब्रैकेट के अंदर रखें तो समझ में आता है कि उसकी हम क्या ले रहे हैं, एवरेज वैल्यू ले रहे हैं। देखते कैसे लिख सकते हैं इसकी वैल्यू। तो यहां पे क्या आएगा, ये हमने एक ब्रैकेट लगाया, आई स्क्वायर आर, ये हमारी पहली वाली इक्वेशन आई है, उसी को हम यहां पे लिख रहे हैं। और ये जो ऐसा ब्रैकेट है ये क्लोज। इसका मतलब क्या है कि हम इस जो ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है उसकी हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। इस ब्रैकेट का यही मतलब है। और ये ब्रैकेट की बुक आप अपना, ये चीज आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे कि आपको ऐसा हुआ लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आगे वैल्यू डालते हैं इसी में। आई स्क्वायर आर की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये निकाली है, तो इसी वैल्यू को डालते हैं, तो ब्रैकेट लेते हैं। ठीक है, और आई स्क्वायर आर की वैल्यू हमारी क्या आई है, आई जीरो स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी, और ये ब्रैकेट। ठीक है, एक बार डिनोट कर देते हैं क्या क्या चीज है यहां पे। ये क्या बता रहा है हमारा, P हमारी एवरेज पावर बता रहा है, और जो ये ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, मतलब इस ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या होता है इस ब्रैकेट का, टेकिंग AVG, शॉर्ट फॉर्म में लिखे एवरेज ऑफ क्वांटिटी जो भी क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर है उसकी हम क्या ले रहे हैं, एवरेज वैल्यू ले रहे हैं। इस ब्रैकेट का यहां पे ये मतलब है। ठीक है, अब यहां पे हम देखें तो आई जीरो स्क्वायर और आर क्या है, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो थोड़ी ना चेंज होगी। उसका एवरेज भी ले तो भी क्या होगा, चेंज थोड़ी ना होगी, क्योंकि वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो फिक्स्ड रहेगी, और जो भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहा है उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या, रेजिस्टेंस की भी वैल्यू फिक्स रहेगी। चेंज क्या होगा, साइन ओमेगा टी चेंज होते रहेगा। तो इसी का हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या बनेगी। P बार मतलब एवरेज पावर हम निकाल रहे हैं, इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर आर, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी, और इसका भी क्या है, स्क्वायर। यहां पे क्या है, साइन ओमेगा टी का भी स्क्वायर है, क्योंकि यहां पे भी क्या है, उसकी वैल्यू स्क्वायर, तो स्क्वायर होगी। ठीक है, इसकी अब हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब यहां पे एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन की यदि हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं। मैंने तो आपको डेरिवेशन करके पूरा बता दिया है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज और मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, बट किसी भी फंक्शन की, कोई भी एक साइकिल है, वेव है, सिनुसॉइडल फंक्शन है, उसकी यदि हमें एवरेज वैल्यू निकालनी तो उसका एक फॉर्मूला होता है। देखते हैं वो फॉर्मूले को कैसे हम बता सकते हैं। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो f ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, t। ये जो फंक्शन है वो क्या, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, हमेशा टाइम के साथ चेंज होती जा रही है, तो इसलिए ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, t लिखा, ओवर ए पीरियड। और ये जो फंक्शन है इसका टाइम पीरियड क्या है, t है, मतलब वो हर t के बाद, टाइम पीरियड के बाद हर बार वो अपनी साइकिल क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो टाइम पीरियड t है, तो ऐसे केस में हम इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, f
टी, और इसी फंक्शन की हम क्या कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ऐसा ब्रैकेट के अंदर इसको क्या कर देते हैं, हम डिनोट कर देते हैं। इक्वल टू क्या होगा इसका फॉर्मूला, 1/t बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से t, और अंदर में क्या आएगा, ft dt। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसी भी चीज का एवरेज निकालने का। और ये चीज हम क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे किसके केस के लिए यूज करेंगे, साइन ओमेगा टी के केस के लिए यूज करेंगे। यहां पे आप कोई भी वेव है, कोई भी सिनुसॉइडल फंक्शन है, और उसकी आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो आपको बस क्या करना है, टाइम पीरियड पता होना चाहिए, और वो एवरेज वैल्यू आप किसी भी साइकिल, आधी साइकिल का भी निकाल सकते हैं। तो यहां से t से लेके t/2 तक की लिमिट रखेंगे बस, और उस फंक्शन की वैल्यू रखे, तो इस फॉर्मूले से आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो अब एनालाइज करते हैं इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t/2 लिख सकते हैं। यही क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या है, कुछ वैल्यू को थोड़ा सा अलग करते हैं। इसका मतलब 1/2 को बाहर ले लेते हैं। ओके, ठीक है, और अंदर कैसे लिखें इसको, ब्रैकेट कैसे लगाएं, ये हो गया हमारा ब्रैकेट। 1 माइनस 1 भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू ही, तो वो भी क्या होगा, नहीं आएगा। 1 माइनस ब्रैकेट में अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉस 2 ओमेगा टी, और ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 1/2 भी कांस्टेंट है, और जो 1 माइनस हो रहा है वो भी कांस्टेंट है। बस हमें कॉस ओमेगा 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 2 ओमेगा टी की, इस फॉर्मूले से। तो वही चीज अब करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं वैल्यू फिर इसकी, कॉस ओमेगा 2 टी की। तो अब क्या करेंगे, सेम इसी वैल्यू को, इस cos 2 ओमेगा टी को इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम, एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं हम, किसकी निकाल रहे हैं, cos 2 ओमेगा टी की, इसलिए हम इसको ऐसे ब्रैकेट में रख रहे हैं। तो यहां पे क्या आएगा, इज इक्वल टू 1/t, टाइम पीरियड तो सेम है, 1 सेकंड में वो कंप्लीट कर रहा है, इंटीग्रेशन 0 से t, और ft मतलब जो फंक्शन है वो क्या है हमारा, cos 2 ओमेगा टी dt। क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा dt के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, 1/t वैसे ही रहेगा, बाहर इंटीग्रेट कर देते तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी बाई, जो एंगल कॉस साइन बन जाएगा, और जो 2 ओमेगा है वो नीचे में आ जाएगा, 2 ओमेगा। ऐसे ही करते हैं इंटीग्रेट, और लिमिट लिख देंगे बाहर 0 से लेके t। अब ये 2 ओमेगा को भी बाहर ले लेते हैं, तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, इक्वल टू 1/2 ओमेगा टी, और ब्रैकेट के अंदर साइन 2 ओमेगा बस बचा, और लिमिट पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसा ही होगा। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। अब यहां से हम देखें तो ये जो 2 ओमेगा टी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि ओमेगा क्या होता है हमारा, 2 π/t होता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जब उसका टाइम पीरियड क्या है, t है। तो यहीं से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे। तो यहां पे ओमेगा टी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं ओमेगा टी के बदले। तो इसका मतलब टोटल वैल्यू है कितनी हो जाएगी, यहां पे जो टोटल वैल्यू है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन 4 पाई हो जाएगी। ये वाला 1/2 पाई ओमेगा टी तो बाहर है ही, साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये जो पूरी टर्म है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 हो गई, इसका मतलब ये जो cos 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको पूरा चीज, हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद क्या किया, लिमिट पुट करी, तो t पुट कर दिया तो 2 ओमेगा टी आया। अब ओमेगा टी की वैल्यू हम 2 पाई पुट कर सकते हैं, तो 2 पाई पुट किए तो 2 2 4 हो गया, साइन 4 पाई हो गई। साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती, तो मतलब ये जो पूरा cos 2 ओमेगा टी है, इसकी एवरेज वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो 0 आ गई। मतलब सिर्फ क्या बचा, सिर्फ 1/2 बचा। तो इसका मतलब यदि हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो सिर्फ क्या आएगी, 1/2 ही आएगी।
तो क्या आ गई हमारी एवरेज पावर कंज्यूम्ड का रिलेशन, क्या आ गया, P बार इज इक्वल टू P बार इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 आया, इसका साइन 2 ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, और I0 R। तो ये क्या आ गया हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, कि जब एक एसी सोर्स को हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, उस केस में हमें एवरेज पावर कंजप्शन निकालना है कि एक साइकिल में कितनी एवरेज पावर कंज्यूम हो रही है, और हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, ऐसे 2-3 फॉर्मूले और आते हैं। ये एक तरीका आया क्या हमारी एवरेज पावर निकालने का, ठीक है। अब ये तो हमारा ये जो फॉर्मूला आया एवरेज पावर कंज्यूम्ड का, वो किसके आया, मैक्सिमम वैल्यू के टर्म्स में आया, I0 है। अब हमें देखना है कि आरएमएस वैल्यू, क्योंकि जनरली हम रेटेड वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू यूज करते हैं। हमारे घर में जैसे बोलेंगे कि 220 वोल्ट की एसी सप्लाई आती है, तो वो 220 वोल्ट क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट तो वेरी कर रहा है, उसकी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन भी हमको पता है, तो वो 220 वोल्ट उसकी वर्चुअल वैल्यू है। इसका मतलब वो आरएमएस वैल्यू बता रहा है, इसका मतलब 220 वोल्ट की उसकी आरएमएस वैल्यू है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो हमारे घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, मैक्सिमम ईएमएफ बोले उसकी, तो वो कितनी होगी, E0 की वैल्यू 308 या 311 कुछ आती है, मैक्सिमम वैल्यू देखें। तो जो भी हम बोलते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, वो क्या होती है, वर्चुअल वैल्यू होती है, मतलब एक प्रकार से आरएमएस वैल्यू रहती है उसकी। तो आरएमएस वैल्यू के टर्म में हमें निकालना है कि कितनी पावर डिसिपेट होगी, या एवरेज पावर कितनी कंज्यूम्ड होगी, ठीक है। वो चीज देखते हैं। ये सारी जो चीजें हैं वो कहां मिलेगी आपको, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में रहती है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूं। तो इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में हम देखें तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्या आया हमारा रिलेशन, एवरेज पावर P बार इक्वल टू 1/2 I0 था, I0 स्क्वायर बाई R। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि आरएमएस वैल्यू इक्वल टू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय √2। तो उसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे। तो कैसे लिख सकते हैं हम, स्क्वायर है तो IRMS इंटू √2 का होल स्क्वायर और इंटू R, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। क्यों, क्योंकि IRMS की वैल्यू क्या होती है, IRMS इक्वल टू होती है मैक्सिमम वैल्यू बाई √2, ठीक है। एनसीईआरटी में देखेंगे तो वो I0 को IM से डिनोट करता है, मैक्सिमम वैल्यू को, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, ये वाली चीज आ गई हमारी। आगे देखते हैं, तो वही इसी वैल्यू को पुट करेंगे हम, I0 की वैल्यू तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्क्वायर के टर्म में आई, ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या हमारा रिलेशन आएगा, P बार इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या आएगा, IRMS स्क्वायर R। तो ये आ गया हमारा एक और रिलेशन, कितनी एवरेज पावर कंज्यूम्ड हो रही है, और किसके टर्म में आया वो रिलेशन हमारा, रूट मीन स्क्वायर, वर्चुअल वैल्यू के टर्म में आया। आरएमएस वैल्यू को ही वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं, उसके टर्म में आया। तो ये एक और एक्सप्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चीज, ऐसे 2-3 एक्सप्रेशन रहते हैं, तो सारी चीजों को हम लिख लेते हैं। नाउ आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज या हम बोले और ईएमएफ, मतलब ईआरएमएस वही वैल्यू होगी, ठीक है। अब एक और नोट पॉइंट यहां पे याद रखिए कि यदि आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में वो क्या करता है, जो आरएमएस वैल्यू है जिसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, IRMS से डिनोट कर रहे हैं, वो सिंपली उसको क्या कर देता है, सिर्फ I से डिनोट करता है। मतलब एनसीईआरटी बुक्स में आप ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में सिर्फ I देखेंगे तो इसका मतलब वो क्या बता रहा है, आरएमएस वैल्यू बता रहा है उसकी वहां पे। जब इस पोर्शन में, जिस जगह में हम पढ़ रहे हैं उस जगह में आके देखेंगे तो एनसीईआरटी आरएमएस वैल्यू को सिर्फ I से डिनोट करेगा। वो सिर्फ V लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो VRMS, मतलब ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वो वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में वो बात कर रहा है। तो हम इस तरीके से डिनोट नहीं करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये सही नहीं होता। हमारे लिए नॉर्मल I क्या होता है, नॉर्मल I का मतलब हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन होगी, फिर तो वो I = I0 sin ओमेगा t वाला, ठीक है। तो ये चीज का याद रखिएगा, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे यदि एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो। IRMS लिखना एकदम बेस्ट चीज, ताकि ये सारी चीजें क्या होती है, अच्छे से डिनोट होती है, ठीक है। अब
जैसे हम ये लिखते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू आई जीरो बाई रूट टू, वैसे हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू क्या होती है, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू बाई रूट टू, यही होती है इक्वेशन, बिल्कुल। और यहां से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक और तरीके से, वी आर एम एस, जैसा आप एनसीईआरटी में देखेंगे। ईएमएफ या ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस बोले या ऑसिलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस बोले, सेम मतलब है दोनों का। वी और ई का यहां पे मतलब सेम, वोल्टेज और ईएमएफ का। वो कैसा होगा, वी जीरो बाई रूट टू, दोनों इक्वेशन का मतलब सेम है यहां पे। दोनों ईएमएफ और वोल्टेज की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, जिसका मीनिंग भी क्या है, सेम। ठीक है, आगे देखते हैं। और यदि हम बात करें तो हम ओम्स लॉ से एक और चीज देखें कि मैक्सिमम करंट हम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम यदि ईएमएफ पता रहे और रेजिस्टेंस पता रहे तो। ये चीज हमने ओम्स लॉ से देखा है, मैक्सिमम करंट हम निकाल सकते हैं बिल्कुल यहां से। ठीक है, तो यहां से यदि हम ई जीरो की वैल्यू निकालें तो ई जीरो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आई जीरो बाय आई जीरो इंटू आर। ये चीज को अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, ये वाली आ गई। अब जो यही इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट टू से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन आ गई अभी फिलहाल, ई जीरो इक्वल टू आई जीरो आर। ये क्या है, एक सिंपल ओम्स लॉ, ये और वो ओम्स लॉ मैक्सिमम वैल्यू के टर्म्स में, और कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं यहां पे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई रूट टू, दोनों तरफ क्या करते हैं, रूट टू से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगी इक्वेशन, ई जीरो बाई रूट टू इक्वल टू आई जीरो बाई रूट टू इंटू आर, यही आएगी इक्वेशन। और ई जीरो बाई रूट टू और आई जीरो बाई रूट टू का मतलब क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होती है। ये देखिए, आई जीरो बाई रूट टू मतलब करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ई जीरो बाई रूट टू मतलब ईएमएफ की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यही चीज होती है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बिल्कुल, इसका मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई आर एम एस वर्चुअल वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। इसको हम नॉर्मली भी बोल सकते हैं कि आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में क्या है, ओम्स लॉ है, सिंपल सी चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, यूज कैसे करेंगे, और इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं आई आर एम एस इक्वल टू ई आर एम एस बाई आर, ऐसा भी लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें सबसे काम वाली इक्वेशन क्या है, ये वाली, ये एक इक्वेशन क्या है, काम की, जो क्या होती है, यूज होती है। यदि आपको वर्चुअल वैल्यू पता है और रेजिस्टेंस पता है तो आप करंट की किसी की भी वर्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, एक की पता है और रेजिस्टेंस पता है तो। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन आई है आई स्क्वायर आर एम एस, उसी को यूज करते हैं। कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे हम, ये वाली जो इक्वेशन आई, इसको यूज करते हैं। क्या थी वो हमारी इक्वेशन, P बार इक्वल टू, इस इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं, आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू आर। और हमने क्या किया है, अभी आई आर एम एस की वैल्यू निकाली है ई आर एम एस बाई आर के टर्म में, तो उसी को हम पुट करेंगे, इस जगह में हम क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे। तो P बार इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर है, स्क्वायर इंटू आर, यही इक्वेशन है। तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। आई आर एम एस की वैल्यू क्या है, ई आर एम एस बाई आर, बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो नीचे वाला आर स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ एक आर बचेगा। तो क्या आएगी हमारी इक्वेशन, एवरेज पावर कंज्यूम्ड की, ई आर एम एस स्क्वायर बाई आर। तो ये अब हमारी एवरेज पावर निकली। ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, एवरेज पावर जितनी भी डिसिपेट हो रही है निकाल सकते हैं, यदि हमें ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वर्चुअल वैल्यू पता रहे और रेजिस्टेंस पता रहे। तो ये जितने भी एक्सप्रेशन स्टार बनाते जा रहे हैं, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे। ये सब क्या होते हैं, फॉर्मूला क्वेश्चन बनाने में क्या होते हैं, सब यूज होते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई, और कौन सी इक्वेशन यूज होगी। ठीक है, अब एक और कंडीशन यूज होती है यहां पे, आई और तीन फॉर्मूला आ गया, एक आर के टर्म में आ गया, एक
आई के टर्म में आ गया, ई के टर्म में आ गया। एक और चीज अब कैसे यूज होती है देखते हैं। नॉर्मली ओम्स लॉ क्या होती है, V इज इक्वल टू आई आर, यही होती है, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपने फॉर्म में लिखे तो V को हम EMF लिख सकते हैं, तो ई आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर, ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल जो इक्वेशन हम बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां से यदि हम R की वैल्यू निकालें तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से ई आर एम एस बाई आई आर एम एस, ठीक है। और इसी R की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो यही R की वैल्यू को क्या करते हैं, यहां पे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो थर्ड वाली इक्वेशन हमें मिलेगी। देखते हैं एवरेज पावर कंज्यूम की थर्ड वाली इक्वेशन हमें कैसे मिलेगी, P बार इक्वल टू RMS का स्क्वायर, ये इक्वेशन यहां पे है ही। अब R की वैल्यू पुट करते हैं और उल्टा लिखेंगे हम, तो उल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, IRMS बाई ERMS। तो यहां से हमें दिख रहा है ये कैंसल और इसका स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो एवरेज पावर कंज्यूम का एक और फॉर्मूला हमें क्या मिल जाएगा, ERMS इंटू IRMS। तो ये भी एक फॉर्मूला क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। ये तीन फॉर्मुलेस क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक RMS EMF के फॉर्म में, एक RMS करंट के फॉर्म में, और एक दोनों के फॉर्म में बिना रेजिस्टेंस के। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एवरेज पावर कंज्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे जाके इसमें एक और टर्म आती है cos फाई भी इसके साथ इंक्लूड होता है, जिसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। ये हम आगे देखेंगे, अभी हम सिर्फ रेजिस्टेंस सर्किट के बारे में ही बात कर रहे हैं। जो cos फाई की टर्म आएगी वो हम आगे पढ़ेंगे जाके, पावर फैक्टर क्या रहेगा उसकी वैल्यू। यहां पे पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है रेजिस्टेंस पे, वो हम आगे जाके जब एवरेज पावर के बारे में देखेंगे, तीनों जब पढ़ लेंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा चीज हुआ। अब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं इसी से रिलेटेड। तो क्या होगा, हमें और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, रीड करते हैं क्वेश्चन को क्या बोलता है। लाइट बल्ब इज रेटेड एट 110 वॉट्स फॉर 220 सप्लाई। एक लाइट बल्ब है और जो किसके लिए रेटेड किया है, 110 वॉट्स के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या है कि 100 वॉट दिया हुआ है, 100 वॉट दिया हुआ है, बिल्कुल। एक बार और वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, 110 नहीं 100 वॉट बल्ब भी है फॉर 220 वोल्ट सप्लाई। इसका मतलब जो हमारे घर का नॉर्मल बल्ब है उसी के ऊपर क्वेश्चन है। और जो भी बल्ब होते हैं हमारे घर के, ठीक है, आजकल सस्ते वाले लोग यूज करते हैं 60 वॉट जिसकी रोशनी कम रहती है। नॉर्मल जो बल्ब आते हैं 100 वॉट के, उसी के ऊपर है ये। और 220 वोल्ट सप्लाई मतलब यही सप्लाई तो हमारे घर में आती है। फाइंड द, फर्स्ट बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है निकालो। सेकंड बोला है पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, ये क्या है 220 वोल्ट क्या दिया हुआ है, हमें आरएमएस वैल्यू दी हुई है, वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू ईएमएफ की वो दी हुई है, वोल्टेज की। हमें क्या करना है, पीक वोल्टेज निकालना है कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा। तो इससे हमें समझ में भी आ जाएगा कि हमारे घर में 220 वोल्ट की सप्लाई तो आती ही आती है, वो क्या है, एक प्रकार की वर्चुअल वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। तो हमारे घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आता होगा उसकी पीक ईएमएफ कितनी होती होगी, यहां से हमें पता चल जाएगा। और थर्ड चीज, द आरएमएस करंट थ्रू दी बल्ब, और आरएमएस कितना करंट जाएगा बल्ब के थ्रू, सेम जितना है, यदि एसी भेजेगा सेम उतना ही वो हीट लॉस करेगा जितना एसी करंट होगा। कंपेयर करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट हम देखते हैं अपनी गिवन वैल्यूज, क्या क्या गिवन है हमें। पावर दी हुई है, और ये जो पावर है वो एक प्रकार से क्या दी हुई है, एवरेज पावर दी हुई है उस बल्ब की, जो कितनी है 100 वॉट। सेकंड क्या दिया हुआ है हमें, वोल्टेज दिया है। इसका मतलब ये जो वोल्टेज है ये क्या है, आरएमएस वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू इसको हम बोलते हैं। और ईएमएफ है ये एक प्रकार का। और ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 220 वोल्ट। यही हमें ईएमएफ गिवन है, ठीक है। निकालना क्या है हमें, तीन चीज निकालने बोला है। फर्स्ट क्या निकालने बोला है, बल्ब का रेजिस्टेंस मतलब आर निकालने बोला है। सेकंड चीज क्या निकालने बोल रहा है हमें, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की, तो E0 बोले या V0 बोले, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू या वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट।
थर्ड देखते हैं, थर्ड हमें क्या निकालने बोला है, IRMS, करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू। ये तीन चीज क्या बोला है, हमें निकालने बोला है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट चीज निकालते हैं हम अपनी, फर्स्ट हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज पावर का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, P बार इक्वल टू ERMS का स्क्वायर बाई R, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका मतलब यहां से यदि हम R की वैल्यू देखें तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, इसका मतलब ERMS स्क्वायर बाई P बार, यही होगा। वैल्यू पुट करते हैं, कितनी दी हुई है आरएमएस वैल्यू हमें, 220 वोल्ट्स का स्क्वायर, और पावर, एवरेज पावर कितनी, 100 वॉट्स। तो आर कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 484 ओम्स। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट वाला आंसर, 484 ओम्स का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा उस बल्ब का। फर्स्ट वाला आ गया। सेकंड चीज देखते हैं, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोला है। तो इसके लिए अब हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे अपना, फिर वाला, ERMS इक्वल टू E0 बाई R। ये भी हमने क्या किया है, एक रिलेशन डिराइव किया है, ERMS बाई R। ठीक है, अब यहां से हम यदि हम देखें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, E0 इक्वल टू ERMS इंटू R। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, E0 की RMS वैल्यू कितनी दी हुई है, 220 इंटू R, सॉरी यहां पे R लिख दिया, ये क्या होगा, √2 होगा ना, ऐसा गलती आप भी कर सकते हैं। जो RMS वैल्यू होती है वो क्या होती है, E0 बाई √2 होती है ना, यही तो होती है RMS वैल्यू। करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ERMS बाई √2, यही है। तो E0 इक्वल टू क्या होगा, ERMS इंटू √2, तो 220 वोल्ट इंटू √2, और √2 तो यहां से क्या आ जाएगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू, E0 इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 311.08 वोल्ट। तो ये जो करंट है, जो हमारे घर में 220 वोल्ट का करंट आता है, उसकी मैक्सिमम ईएमएफ कितनी तक जाती है, 311 वोल्ट तक जाती है, याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड चीज हमें क्या निकालने बोला है, करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो थर्ड चीज निकालते हैं। अब इसके लिए हम अपना कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, एक और एवरेज पावर वाला, जो क्या रिलेशन आया था हमारा, ERMS इंटू IRMS, क्योंकि यही दोनों वैल्यू पता है। तो यहां से IRMS इक्वल टू क्या होगा, एवरेज पावर डिवाइड बाय ERMS। एवरेज पावर कितनी दी हुई है हमें, 100 वॉट्स, और ERMS कितना है, 220 वोल्ट्स। यही चीज है बिल्कुल। यहां से सॉल्व करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कितनी आ जाएगी, 0.454 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा थर्ड आंसर। एक सिंपल सा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट रेटेड, एक ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, रेटेड 110 वोल्ट्स, मतलब उसकी आरएमएस वैल्यू दी है, 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फाइंड द आरएमएस करंट, आरएमएस करंट निकालना है, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट इन द रेजिस्टेंस, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है रेजिस्टेंस में, मतलब उसकी इक्वेशन। और थर्ड क्या बोला है, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट मतलब I0 निकालने बोला है। मैक्सिमम करंट तो I0 होता है, और टाइम टेकन बाय अ करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। करंट का टाइम निकालना है कि जब वो चेंज करेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू यहां पे आती है कुछ, तो ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस का हमें टाइम निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू से वो आरएमएस वैल्यू तक कब तक जाएगा, क्योंकि आरएमएस वैल्यू कुछ ऐसी ही होती है 0.707 I0। तो ये टाइम निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू में कितने देर में वो करंट जाता है। ठीक है,
सॉल्व करते हैं इस चीज को। तो थर्ड वाले के लिए हम कॉस की इक्वेशन लेंगे। मैंने बोला था मैक्सिमम साइन यूज होती है, मगर एक जगह आएगी जहां पे कॉस यूज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखते हैं अपनी गिवन वैल्यूज। क्या क्या गिवन है? अब रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम्स का, वोल्टेज दिया है तो वो क्या दिया हुआ है, ई आर एम एस वैल्यू दी है। कितनी है सप्लाई? 110 वोल्ट्स की। और क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। हमारे यहाँ जनरली फ्रीक्वेंसी एसी की 50 हर्ट्ज ही होती है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज यूज करते हैं। टू फाइंड क्या क्या निकालना है हमें? फर्स्ट बोला है करंट की आरएमएस वैल्यू, सेकंड निकालने बोला है हमें मैक्सिमम वैल्यू करंट की I0, और थर्ड निकालने बोला है हमें टाइम निकालने बोला है, कितना टाइम लगेगा जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू तक जाएगा। इतना जब ऐसा करंट अपनी वैल्यू चेंज करेगा तो कितना टाइम लगेगा बोला है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट निकालते हैं हम आई आर एम एस वैल्यू जो बोला है, तो इसका क्या रिलेशन होगा हमारा? ई आर एम एस बाई आर, यही रिलेशन हम यूज करेंगे। बिल्कुल, वैल्यू पुट करते हैं। ई आर एम एस की वैल्यू कितनी दी है? 110 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 20 ओम्स का। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 5.5 एम्पियर। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। सेकंड देखते हैं। सेकंड हमें I0 निकालने बोला है, मैक्सिमम वैल्यू। तो जब हमें IRMS की वैल्यू पता है तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं हम। बिल्कुल, कैसे? IRMS इक्वल टू क्या होता है? I0 बाई √2, यही होती है वैल्यू। अब यहां से I0 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? IRMS इंटू √2। IRMS की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 5.5। √2 को याद रखते हैं हमेशा, उसकी कितनी वैल्यू होती है? 1.414, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी जाए। तो कितना आएगा हमारा I0? एकदम पॉइंट से सॉल्व किए तो 7.7 आएगा। राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो I0 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7.8 एम्पियर। ये आ गई करंट की मैक्सिमम वैल्यू। पहला दो पार्ट इजी, थर्ड पार्ट थोड़ा सा क्या है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि टाइम कैसे निकालें। तो थर्ड पार्ट के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आपने नोट कर लिया होगा, पहला दोनों। थर्ड चीज देखते हैं। थर्ड हमें टाइम टेकन निकालने बोला है। ठीक है, तो यहां पे अब हम यदि वेव बनाए तो ये है ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या बोला है? मैक्सिमम वैल्यू ये होती है I0, और आरएमएस वैल्यू क्या होती है? ये होती है IRMS। विजिबल है? ओके। हमें क्या करना है? टाइम निकालना है यहां से यहां तक का। जब वो अपनी वैल्यू चेंज करेगा तो ये टाइम पीरियड क्या होगा? इसका मतलब हम अपनी इक्वेशन यहां से शुरू कर रहे हैं। वेव मतलब जो हमारी वेव है वो कैसे शुरू हो रही है? ऐसे शुरू हो रही है, ये वाला पोर्शन। तो यहां पे हम क्या लेंगे? इसीलिए कॉस की इक्वेशन लेंगे। तो यहां पे हम आई की इक्वेशन देखें तो क्या ले सकते हैं हम? फर्स्ट हम क्या लेते थे? I0 साइन ओमेगा टी। दूसरी आई की इक्वेशन क्या होती है? कॉस ओमेगा टी। तो यहां पे ऊपर वाली इक्वेशन नहीं लेंगे, यहां पे हम एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से उसको शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहां पे कॉस की इक्वेशन लेंगे। ये कॉस वाली इक्वेशन हम क्या करेंगे? यहां पे यूज करेंगे I0 कॉस ओमेगा टी वाली। ठीक है, अब देखते हैं कंडीशन फर्स्ट। यहीं से शुरू हो रहा है तो यहां पे हम ले लेंगे टाइम 0 इस पॉइंट पे, और यहां पे टाइम अपना t, तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं एट t इक्वल टू 0। जब टाइम 0 है तो उसकी वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, तो I की इक्वेशन क्या होगी? I इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा ऐसी है और टाइम की वैल्यू तो 0 है, और यहां से क्या हो जाएगा? कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पूरी 0 हो जाएगी। तो यहां से करंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 हो जाएगी कि 1 आएगी? 1 आएगी, सॉरी। तभी तो करंट I0 आएगा। तो
अब यदि हम देखें cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहां से क्या इक्वेशन आई हमारी I इज इक्वल टू I0। यहीं से शुरू करना है और सही भी आ रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सेकंड कंडीशन, जब टाइम हो गया t और वो RMS वैल्यू में पहुंच जाएगा, टाइम हो गया t, अब वो पहुंच गया अपनी RMS वैल्यू में, तो I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं IV, क्योंकि उस समय उसकी वैल्यू RMS वैल्यू रहेगी, तो वर्चुअल वैल्यू IV से भी हम डिनोट कर सकते हैं, या IRMS IV, मतलब सेम वही है। और क्या हो जाएगा cos ओमेगा IV आ जाएगा। अच्छा, उसकी वैल्यू पूरी वही हो जा रही है, इक्वेशन कैसे चेंज होगी, यहीं तक जाना है तो IV हो जाएगा, या इसको हम बोले IRMS। ओके, ये दोनों चीज हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे वैल्यू पुट करें तो I की वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू देखें IV, तो ये नहीं लगाते, इसका मतलब IRMS मतलब क्या होता है I0/√2 होता है, ठीक है। और इसी को हम कैसे इक्वेट कर सकते हैं cos ओमेगा t से, क्योंकि यही I की इक्वेशन तो हमें बनानी ही है यहाँ पे, तो ऐसे हम क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे। तो यहां से हमें दिख रहा है कि I0 और I0 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब 1/√2 आया इक्वल टू cos ओमेगा t। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि cos को इधर ले जाएंगे तो cos 1/√2 क्या होता है, cos π/4 होता है, cos 1/√2 इक्वल टू क्या होता है, वो π/4 होता है, तो π/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा t आ जाएगा। यही बनेगी इक्वेशन, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमें दी गिवन है, तो यहां पे कैसा रिलेशन बनेगा हमारा, π/4 इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू डाल देंगे 2πf, और यहां से दिख रहा है कि पाई पाई भी कैंसल आउट हो रहा है। ओके, तो क्या बना हमारा रिलेशन, 1/4 इक्वल टू 2, और पाई कट गया f और t। क्या करना है, यहां से हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो t इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, f भी नीचे, तो 1/8f होगा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है हमें 50 हर्ट्ज, तो कितना हो जाएगा 1/400, यही हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब 1/4 कितना होता है, ये इसको तो ऊपर ले जाते तो 1/4 होता है 0.25, और ये 2 जीरो को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻², तो टाइम कितना आ जाएगा हमारा 2.5 × 10⁻³ सेकेंड। तो ये आ गया हमारा आंसर, मतलब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से RMS वैल्यू तक जाने के लिए इतना सेकंड लेगा। तो इसी के साथ होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। ये था पूरा रेजिस्टेंस के बारे में, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा पार्ट 3, उसमें हम देखेंगे किसके बारे में, AC थ्रू इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।